आप लोगों के इलाके में खास तौर से। तो वो जो दो टीम काम कर रही है, एक हैदराबाद वाली और एक पैसे वाली पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। किस तरह से जहां बीजेपी की सरकार है, किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह से हम लोग बड़े पैमाने पे काम करेंगे इस इलाके में, और 24 में से 18-20 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक के हम सब खुद से अडॉप्ट नहीं करेंगे, उर्दू को पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर उसका फरोग नामुमकिन है। अब देखो, अपने वक्त में हमने सीबीएसई से अटैच कर दिया था दरभंगा वाले मानू स्कूल को, और हैदराबाद का स्कूल और हरियाणा का। अब उसको अभी कुछ दिनों पहले देखा कि उसको क्वेश्चन नहीं आएगा उर्दू में जवाब नहीं दे सकते हम। अभी अरबों रुपए की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के अंदर, और उसका या तो मिसयूज हो रहा है या लूट हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है या तालीमी इदारे खुल रहे हैं, वो कहीं भी खुले, बहुत अच्छा है। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। नीतीश जी बोलते हैं ना कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, हमने सब कुछ कर दिया। तो जरा आंकड़ों पे निगाह डालो, तो सबसे ज्यादा आज भी अनपढ़ लोग बिहार के अंदर है। साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ आपका बिहार। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी ये किसी मकामी पर नहीं है। जहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां डेवलपमेंट देर से आता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिसमें पंचायत की चीजें, अब बताओ कि कोई मसाला है तो वो हरियाणा से क्यों आए, गांव में क्यों नहीं बन जाए? कम उम्र में चश्मा लग रहा, दिमागी भाई रेज निकलेगा जो अननेचुरल है, तो उससे ब्रेन को भी इफेक्ट हो रहा। तो ये माँ को हमारे चाहिए। फादर तो कम रहता है छोटे बच्चों के साथ, उसका एडिक्ट ना हो। लगातार 3 दफा 91, 96, 98, फिर 2004, तो हम 8 चुनाव लड़े, 4 जीते, 4 हार गए। तो वो उसमें 8 में 7 हम दरभंगा। एज क्या होगा, बहुत कम है, आप ही से तो बहुत कम आगे पीछे। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो होते हैं कुछ। पहले कहते हैं ना कि औरतों से उम्र न पूछो, नेताओं से उम्र नहीं पूछो। आपको ये नहीं लगता कि सर मुस्लिम पॉलिटिक्स बिल्कुल हाशिए पे है, और पार्टी जो भी हो सबने दरकिनार करने की कोशिश की है? कलाम साहब क्या थे? मुसलमान ही थे ना। जाकिर हुसैन क्या थे? फखरुद्दीन अहमद क्या थे? प्रेसिडेंट बने ना इंडिया के। शुरू है, बहुत इनफॉर्मल बात करते हैं हम। ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी सीमांचल, क्योंकि हमारा जो वेंचर है बहुत छोटा है, तो हम सीमांचल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ आए मिशन 2025 के। जी, मेरा जो मिशन है वो भी सीमांचल ही है। अभी इस दौरे में हमने 4 जिला लिया है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, और इसमें 24 सीटें हैं। तो ये जीतना इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत जरूरी है। तभी हम ये जो मिशन फतेह 25 है इसमें कामयाब होंगे और जनाब तेजस्वी बिहार के वजीर आला बन सकते हैं। तो टारगेट अभी मेरा है, अभी तो एक सतही मीटिंग हो रही है जिला वाइज, लेकिन इसके बाद हम लोग इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे इस इलाके के असेंबली वाइज लोगों से, और टारगेट यही रहेगा कि 18 से 20 सीट हम लोग सीमांचल से जीते। और जब तक ये नंबर नहीं आएगा तब तक एक सेकुलर सरकार पटना में बन नहीं पाएगी। तो अच्छी बात है कि 2 हमारे लोकसभा के मेंबर इस इलाके से चुने गए हैं, और तीसरा भी बहुत ही मुख्तसर वोट से हारा है। तो टारगेट तो
एक ही है। देखो, चुनाव तो दो ही होता है देश में, जिससे तकदीरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। एक दिल्ली का चुनाव है, दूसरा पटना का चुनाव है। तो दिल्ली का तो हो गया जो होना था। अब पटना में बहुत सीरियस होने की जरूरत है। तो इसीलिए हम लोग मेहनत अभी से शुरू कर दिया है। और ये अक़लियती कमेटी जो हमारी है ना, उसी का एक हिस्सा है ये मिशन फतेह 25। और इसमें एक ग्रुप है वो काम कर रहा है। उसमें इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उसमें होशमंद लोग हैं। और वो अभी वो बढ़ेगा, उसको दायरा उसका बढ़ाना है। उसके अंदर सेमिनार, सिंपोजियम, फिर बड़ी मीटिंग्स और सोशल मीडिया, अखबार, मतलब उर्दू मीडिया स्पेशली, सोशल मीडिया, ये सब पर काम होगा। तो ये जो मिशन फतेह 25 है, उसी के तहत अभी मैं 4 जिले के दौरे पे था। आज आखिरी जो आज के दिन मेरी आखिरी मीटिंग अररिया में होगी। उसके बाद मैं फिर वापस जाऊंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द असेंबली वाइज मीटिंग के लिए हम लोग लौटेंगे। और उस मीटिंग का, इन मीटिंगों का मकसद ये है कि इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए समाजवाद की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आज भी बीपीएल में सबसे ज़्यादा अधिक लोग अगर देखोगे हिंदुस्तान में तो बिहार में मौजूद है। यहाँ पढ़ाई नहीं है, यहाँ जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है। तो इसमें हम लोगों का प्रयास होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करके, इसमें सभी बिरादरी के लोग हैं और उसमें मुसलमान भी गरीब हैं, दलित के साथ, पिछड़ों के साथ। तो इन सब को इकट्ठा करके समाजवाद को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि वही सोच है जो गरीबों को आगे ले जा सकता है। दूसरी तरफ सेकुलरिज्म, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। अगर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत नहीं होगा स्टेट में तो फिर ताना बाना टूटता है, रियासत कमज़ोर होता है, मुल्क कमज़ोर होगा। तो इसलिए उसको भी स्ट्रांग करना कि हम लोग सब प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें, एक साथ जुड़ें और जुड़ करके आगे बढ़ें। यही हम लोगों का एम है। और आप जानते ही हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है उसमें ये 2 फंडामेंटल चीज़ है। जो 4 चीज़ है उसमें ये 2 बड़ी इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी, उस पर भी खतरा है। प्रजातंत्र देख लो किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह से जहां बीजेपी की सरकार है, किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, किस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरह से। और बिहार में भी तो पार्टनर है ना दोनों। तो किसी न किसी तरह से देखो अगर, तो बिहार इज ऑल्सो, मतलब अब नीतीश जी ने तो खुद भी कह दिया कि अब तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही उनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है वैसे ही बीजेपी अपने हाथ पैर मारना चाहती है। ठीक है ना। और ये जो 2 देखते होंगे, नजर आ रहा है आप लोगों के इलाके में खास तौर से। तो वो जो 2 टीम काम कर रही है, एक हैदराबाद वाली और एक पैसे वाली पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसको समझ लें आप। और ये पूरी जनता को भी समझना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में लड़ाई जो बिहार में फंसेगी वो सीधा, आप समझ लो कि जब हटेंगे रास्ते से नीतीश जी, तो लड़ाई किसमें होनी है बिहार के अंदर। तो ये लोग बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं ताकि एक सेकुलर पार्टी या सेकुलर गठबंधन को नुकसान हो और उस नुकसान का फायदा जो फिरका परस्त लोग हैं वो। आपका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ है। भाई इशारा समझो ना, मतलब मैं कह रहा हूं कि दो पार्टी आप एमआईएम ऐसी के है, बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे। और किसके बारे में कहेंगे, जो 2 पार्टी है
उसका काम ही इतना है, उसका काम ही इतना, और इस एरिया पे काफी दबाव है। तो हमें लोगों को समझाना है कि भाई अ, अ, कौन सा रास्ता अच्छा होगा। तो इसमें हम लोग कुछ कमी रह गई अररिया में, अब बहुत कम मुख्तसर वोट से हम लोग यहाँ हार गए। तो इंशाअल्लाह हम लोग बड़े पैमाने पे काम करेंगे इस इलाके में, और 24 में से 18-20 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। सर मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जी जिसमें उर्दू में इनविटेशन था, कहीं जी। एक बैनर था, लेकिन साथ में आप रस्मुल खत के बारे में सर क्या सोचते हैं? उर्दू हालांकि सेकंड लैंग्वेज है ना, तो उर्दू की फ्रॉक के लिए आरजेडी के पास क्या प्लान है? मतलब आरजेडी मतलब क्या है? आरजेडी से क्या मतलब? आपकी पार्टी। पार्टी का अभी कोई सरकार में है कि आपको हम जी बताएं? आप जब सरकार में आएंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते हैं कुछ, आपके या लालू जी के बारे में जानते हैं? तो ये जरूर जानते होंगे कि जब लालू जी मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी थी, तो सेकंड दर्जा तो मिल गया था, दूसरा दर्जा बिहार में जगन्नाथ मिश्रा जी के वक्त में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो पहली मर्तबा लालू जी ने डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट किया, क्लर्कियल जॉब पर या फिर सुपरवाइजरी जॉब पर। अब ये गलती हम लोगों की है, उर्दू के जानने वालों की, कि हमने कभी दरख्वास्त देने की कोशिश नहीं की। उसका सीधा मकसद था कि आप अपने कामों के लिए, चाहे पुलिस हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, तो अपनी बात उर्दू में रख के दें। तो मालूम हुआ बाद में कि वो जितने स्टाफ अपॉइंट हुए वो जनरल हो गए, क्योंकि हमारी दरखास्तें नहीं गई। और उस जमाने में कंपलसरी किया गया था कि हर विभाग में उर्दू में लिखा जाएगा, मतलब जितना भी पॉसिबल मतलब एक्शन हो सकता था वो लिया गया। और अगर मेरे दौर में लेंगे, अगर आप, मैं एचआरडी मिनिस्टर भी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो जो सबसे बड़ा कदम ये समाजवादियों का है, वो 96 में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, तो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डाला गया, और उसमें तब तय हुआ कि हम इसको डिस्टेंस मोड में भी चलाएंगे और इसके कैंपसेस भी होंगे, मतलब। तो जब मैं मिनिस्टर हुआ था तो हमने कोई 28 या 29 न्यू कैंपसेस का पैसा प्रोविजन किया था, तकरीबन 500 करोड़, जिसमें अभी तक 450 करोड़ इस्तेमाल हो गया। और बिहार में आप देखते होंगे दरभंगा में है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का कैंपस, बराबर में आसनसोल में है, लखनऊ में है, संभल में है, आप चले जाएं हरियाणा में है, भोपाल में है, कश्मीर में है। तो ये ऑल ओवर इंडिया, उड़ीसा में भी है। तो इस तरह करके बेंगलोर में है। और इसके अंदर प्रोविजन किया गया कि न कि सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाएगी, बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट। तो आज आप जाएंगे हैदराबाद तो पता चलेगा, या दरभंगा आई है, दरभंगा में अभी आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, बीएड है, पीएचडी है, उसके बाद आप +2 स्कूल है, 7 डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन का कोर्स है, और अभी और भी दूसरे कोर्सेज आने वाले हैं। तो उर्दू के फ़रोग के लिए जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, उसमें 125 हम लोगों ने उर्दू मीडियम में वोकेशनल एजुकेशन का भी तैयार किया था कोर्स। अगर आप कहीं पे आपका इदारा चल रहा हो, अगर आप
जाएंगे NIUS में तो 125 प्लस कोर्सेज हैं डिफरेंट, उर्दू मीडियम में मिल जाएगा आपको, और वहाँ खोलिए यहाँ सेंटर। तो उर्दू के फरोग के लिए एक बड़ा काम, अगर आपको याद हो तो सच्चर कमेटी के बाद उसके जो रिकमेंडेशन थे उसके लिए 3 कमेटी बनी थी। एक तो वक्फ का एक्ट पास हुआ जिसके खिलाफ अभी कर रहे हैं ये लोग प्रयास कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा रंगनाथ कमीशन बना था जिसने रिकमेंड किया था नौकरी के लिए। और तीसरी फातमी कमेटी थी जो एजुकेशन पर उनके रिकमेंडेशन थे हमारी कमेटी के, जिसके जरिए गांव-गांव में स्कूल खोलना। अब और हायर एजुकेशन में अलीगढ़ के 5 कैंपस थे, तो किशनगंज में भी एक खोला मैंने, उधर मुर्शिदाबाद में है, मालापुरम में है। 2 नहीं खुल पाया है, एक भोपाल और एक पूना। अब जब भी कोई अच्छी सरकार होगी तो वो भी खुल जाएगा। 28 ये मानू का कैंपस, ये सब फातमी कमेटी के रिकमेंडेशन पर। उसी के अंदर इक्विवेलेंसी भी है मदरसों की। आज बिहार के मदरसा से पास किए हुए बच्चे पूरी दुनिया में जा करके एडमिशन ले सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हिंदुस्तान में जाके दूसरी यूनिवर्सिटियों में दाखला ले सकते हैं। तो ये सब उर्दू के लिए बड़ा काम हुआ है, और वो सब लालू ही के बनाए हुए वजीर थे, हम ही ने किया सब कुछ। तो बिहार में भी अब जो हम घूम रहे हैं तो इसमें एजेंडा तय करेंगे लोगों से बातचीत करके कि अक़लियत के लोग क्या चाहते हैं। तो आपने उर्दू में देखा होगा, उर्दू एक बड़ा मीडिया है मुसलमानों तक पहुंचने का, क्योंकि आज भी जो तालीम का बड़ा हिस्सा है हमारे मदरसों में है। उर्दू तो अब स्कूलों में कम पढ़ते हैं लोग, लेकिन मदरसा तो एक बड़ा जरिया, घरों में उर्दू पढ़ी जा रही है। तो मेरा तो मानना है कि तालीम किसी मीडिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, संस्कृत में तालीम हासिल कर लें आप, हिंदी में कर लें, उर्दू में कर लें, अंग्रेजी में करें, फ्रेंच में कर लें, जर्मन में कर लें, उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और उर्दू तो एक बहुत ही इस्टेब्लिश लैंग्वेज है। और आप देखिए अब तैयारी हो रही है मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में, उसमें फर्स्ट फेज में डेंटल आएगा, उसका सारी तैयारी हो गई, उसका मेडिकल भी आएगा, फार्मेसी पढ़ाई जा रही है, मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। तो एक बड़ी कोशिश शुरू हुई है, लेकिन जब तक के हम सब खुद से अडॉप्ट नहीं करेंगे, उर्दू को पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर उसका फरोग नामुमकिन है। तो जहाँ तक उर्दू का सवाल है तो इसमें कोई दो राय ही नहीं। आज आप देख लें, उर्दू एक ज़माने में कहते थे यूपी की ज़बान है, उससे ज़्यादा उर्दू अपने यहाँ पढ़ी जा रही है बिहार में। और अब महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इसमें ज़्यादा उर्दू स्कूल्स खुल रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब देखो, अपने वक्त में हमने CBSE से अटैच कर दिया था दरभंगा वाले मानू स्कूल को, और हैदराबाद का स्कूल और हरियाणा का। उसको अभी कुछ दिनों पहले देखा कि उसको क्वेश्चन नहीं आएगा उर्दू में जवाब नहीं दे सकते आप, बताइए। तो ये सब चल रहा। क्योंकि सर आप HRD मिनिस्ट्री में रहे हैं और वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात आपने अभी कर ही दी, आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? जहां तक मैं वक्फ के बारे में जानता हूं, वक्फ की जो जायदाद होती है स्टैटिक होती है, आप उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी बिहार सरकार एक काम कर रही है कि माइनॉरिटीज का हॉस्टल खोल रही है वक्फ के जमीन पे, आप इसको किस नजरिया से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम है वो। देखो सुनो, वक्फ 2 तरह का है। वक्फुल औलाद है, जो आप अपने औलाद के लिए वक्फ करते हैं, और एक है वक्फ फी सबीलिल्लाह,
जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खानका है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, या किसी और अच्छे काम के लिए आप करते हैं। अभी अरबों रुपए की संपत्ति है वक्फ बोर्ड के अंदर, और उसका या तो मिसयूज हो रहा है या लूट हो रहा है, लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, हॉस्टल बन रहा है या तालीमी इदारे खुल रहे हैं, वो कहीं भी खुले, बहुत अच्छा है, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तभी रेजिडेंशियल स्कूल खुल रहा है, अभी किशनगंज में खुला है, पता नहीं अररिया का हो गया, यहाँ यहाँ बना या नहीं। दरभंगा, हाँ बन गया, दरभंगा में बन गया, कल एग्जाम, परसों तरसों एग्जाम भी था, वो भी वक्फी की प्रॉपर्टी में बना। तो आज ये समझो कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी का किया क्या जाए। जो रेंटल मिलता है वो बहुत ही नॉमिनल है, तो क्यों नहीं, अच्छा ये इस पे कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो मालिक थोड़ी बिहार सरकार हो जाएगी, जमीन तो रहेगी वक्फी की। अब वक्फ तय कर ले कि हम इतना लेंगे पैसा आपसे, वक्फ बोर्ड तय कर सकती है सरकार से, बिहार सरकार से, भाई आप मंथली हमको दीजिए, हमारी जमीन ले रहे हैं आप। तो अगर कहीं मॉल बने, कहीं शादी घर बने, अगर उसको उस प्रॉपर्टी से अगर हम कुछ कमर्शियलाइज करके पैसे हासिल कर ले वक्फ बोर्ड, इसमें क्या बुराई है। टावर बनाए, किराए पे लगाए। वक्फ जब एक मर्तबा कर दिया गया तो जिस मकसद के लिए किया गया वो उसी में इस्तेमाल होगा, तो उसकी आमदनी तो होगी ना, उस आमदनी को इस्तेमाल करिए। अच्छा सर, अभी आप सीमांचल आए हुए हैं, सीमांचल में एक बड़ी समस्या दो है बेसिकली, अगर हम लोग जो फिगर आउट कर पाते हैं। एक है बेरोजगारी, दूसरा है पलायन, और तीसरा आपका फ्लड है, क्योंकि फ्लड की वजह से पलायन होता है और लोगों को बेरोजगारी होती है। अगर कुछ करें भी तो कैसे करें। अभी इंडियन गवर्नमेंट कोसी मेची नदी जोड़ योजना लेकर आई है, शायद 11,000 करोड़ रुपया का वो प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर साइंटिफिकली ठीक है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और वाटर मैनेजमेंट से भी की पढ़ाई भी मैंने की है, उसको देखना पड़ेगा कि वो वाटर मैनेजमेंट जो हो रहा है तो उससे देरपा इस इलाके पे, क्योंकि आप देख रहे हो हिंदुस्तान के को देखोगे तो ये जो बेल्ट है, चले जाओ गुवाहाटी तक तो कितना हरा भरा है। आप इधर से गुजरिए, साउथ बिहार से गुजरिए, दोनों को देख करके यहाँ कितना अच्छा लगता है। तो ये जो पानी आता है पहाड़ से, तो बहुत तरह के सिल्ट, नहीं सिर्फ में, बहुत तरह की अच्छी चीजें लेके आता है, जिससे ये हरियाली या खेती में आपकी अच्छी खेती होती है इस इलाके में। तो उस सब को साइंस को, मतलब वो तो देखेगा रिसर्च करके। जोड़ने से एक फायदा ये होगा कि पानी जो है, जो फैलाव होता है वो रुकेगा, और उससे लोगों की जो जमीन बर्बाद होती है, एक फसल खराब होता है, उसमें फायदा पहुंचेगा। लेकिन आप एक बात समझो, ये वही मसले का हल नहीं है। प्लान की वजह ये नहीं है कि फ्लड आ रहा। सर एक कारण तो है कि सरकार जो बाढ़ को रोकने के लिए, जो सरकार की विभीषिका को रोकने के लिए बाढ़ को, सरकार की उदासीनता है, ये तो सब लोग मानते हैं। सुनिए, अब इसमें मैं आपको पहले समझा देता हूँ। नॉर्थ बिहार, मिथिलांचल, सीमांचल, जो भी इलाका है, इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी बहुत ज्यादा है और जमीन कम है। तो अगर आप किसान भी बनना चाहते हो तो नहीं बन सकते हो। आज कितना है,
आम आदमी के पास, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 10 कट्ठा है, किसी के पास 2 बीघा है, औसतन तो यही होगा। उससे आपका घर नहीं चल सकता। और लैंड के अलावा दूसरी आपकी आमदनी का जरिया हो सकता है एजुकेशन। उसका सही इंतजाम नहीं है बिहार के अंदर, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। अब आप देख लो कि एजुकेशन में बिहार सबसे निचले स्तर पर है। नीतीश जी बोलते हैं ना कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, हमने सब कुछ कर दिया। तो जरा आंकड़ों पे निगाह डालो तो सबसे ज्यादा आज भी अनपढ़ लोग बिहार के अंदर है। साक्षरता में सबसे पिछड़ा हुआ है आपका बिहार। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी ये किसी मकामी पर नहीं है। तो एजुकेशन अगर अच्छा होगा और अगर आप बाहर जाएं भी, प्लान आपका हो भी, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैनेजमेंट कर लिया अच्छे सब्जेक्ट से, तो हम ये नहीं करें कि लेबर होना बुरी बात है, लेकिन अगर आप स्किल होंगे, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो यू विल अर्न मोर। तो यहाँ पर बढ़िया शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 के बड़ी इंडस्ट्री की गुंजाइश कम है। उसकी वजह यह है कि छोटे छोटा लैंड है, लैंड जमा करने ही में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन छोटे इंडस्ट्री जिससे एग्रो बेस्ड और छोटे छोटे जो कंस्ट्रक्शन के काम में आने वाली चीजें, जो आज कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, वो यही पैदा हो और यहाँ बिके, तो एक तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरा लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हाँ ठीक है, एक फसल बर्बाद होती है जब फ्लड आता है। इस दफा तो फ्लड नहीं आया, हम लोग के इलाके में नहीं आया, तो क्या उससे प्लान रुक जाएगा? उससे लोगों को रोजगार और नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा ना कि बहुत लिमिटेड जमीन है। आज चले जाओ ना, दलित के पास पर फैमिली कितनी जमीन है? रहने का तो घर नहीं है बेचारे के पास, मतलब जो 5 दूर 10 दूर जमीन चाहिए वो नहीं है, और सरकार दे नहीं पा रही। तो फिर जमीन उपजाऊ के लिए कहाँ से आएगा? तो जरूरत इस बात की है कि छोटी इंडस्ट्रीज, एजुकेशन और एग्रीकल्चर को और साइंटिफिक करना, जिसमें जैसे अभी आपके किशनगंज में नई चीज हो रही है, चाय की खेती हो रही है, अनानास की खेती हो रही है, फिर अभी ड्रैगन फ्रूट्स बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो इस तरह की जो नई नई चीजें हैं उसकी उपज बढ़ाई जाए, और दाल चावल रोटी तो जरूरी है ही है, जिससे पैसा किसानों के पास आ सके, तभी जाके प्लान रुकेगा। तो मतलब आप समझ लो, एजुकेशन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री नाउ, उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। सर आप क्या कारण पाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां डेवलपमेंट देर से आता है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? एकदम गलत फहमी है आपको। देखिए, हमारे जो लीडर्स हुए, जो भी रहे आजादी के बाद से अब तक, सबको फोकस करना चाहिए एजुकेशन पर, बिहार के लिए स्पेशली। और वो इसलिए कि आज सुनते होंगे कि आईटीएन पैदा हो रहे हैं बिहार से, लेकिन बिहार में नहीं पढ़ रहा है,
वो बाहर पढ़ रहे हैं, जाकर के कोचिंग कर रहे हैं कोटा में, दिल्ली में। तो एजुकेशन व्यवस्था दुरुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी, और वो सिर्फ हायर एजुकेशन से नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, प्राइमरी एजुकेशन। बुरा नहीं माने, कोई भी सरकारें रही हो, जो अपॉइंटमेंट हुआ है बिहार में टीचर्स का, वो इतने घटिया तरीके से हुआ है। फिर उसकी न ट्रेनिंग होती है, न उसको, वो तो समझता है कि हम सरकारी मुलाजिम हो गए, मेरे इतना 1000 रुपया पक्का हो गया, एसोसिएशन यूनियन बना हुआ है, तो लड़ने के लिए तैयार है। हमने पूछा कि तुम लड़ते हो, तुम्हारी हम सारी बात सरकार से कहेंगे कि भैया, लेकिन आप जितना भी, ये मदरसे वाले आए थे, हम कहा कि तनख्वाह तो बढ़ाने आते हो आप, लेकिन कभी ये नहीं देखते हो कि तुम्हारे मदरसे में रूम कितने हैं, उसका इंतजाम क्यों नहीं किया। बच्चे बैठेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। और फिर जब तक कि आप प्रॉपरली नहीं चलाओगे मदरसों को, तो कल होगे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। अब बच्चे नहीं मिलेंगे तो आपको सरकार तनख्वाह क्यों देगी, बंद करेगी। तो इसी तरह से स्कूल्स के अंदर अब आप देख लो कि आप अपने यहीं पर अररिया में जो सरकारी स्कूल है, जो थोड़ा सा भी पैसे वाला हुआ, वो खोजता है इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ रहे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या नहीं हो, अपने बच्चे को वहीं भेजना चाहता है। कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। हम ये नहीं कह रहे कि पहले बहुत अच्छा स्कूल होता था, लेकिन हम लोग बच्चे थे तो हमारा मिट्टी का स्कूल था, तो ऊपर फूस पड़ा हुआ, और एक टीचर थे और वो 5 क्लास को पढ़ाते थे। लेकिन उसी में इंजीनियर भी बने, आईएएस तक कंप्लीट किया, उसी स्कूल के पढ़े हुए। तो टीचर की छड़ी भी होती थी और पढ़ाई भी होती थी, कम से कम कोर्स तो पूरा कराया जाता था। आज की तारीख में आप चले जाएं, एक मामूली इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा तो कम से कम सब्जेक्ट को पूरा कराता है, आपको प्रिपेयर कराता है, आपको तैयार करता है। ये काम स्कूल में क्यों नहीं होता? अब देखिए, हमारे पास तकरीबन 950 केंद्रीय विद्यालय था हमारे मंत्रालय में, जिसको डायरेक्ट मैं देखता, और 650 के करीब नवोदय विद्यालय थे, और कुछ तिब्बतियन स्कूल थे। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और चल कहाँ रहा है? ऑल ओवर इंडिया। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हो पा रहा। अब पटना में बैठ करके आपके स्कूलों का मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, या उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अंतर नहीं है, 5% 7% का हो सकता है। अच्छा, वो पैसा भी बढ़ाया जा सकता। एक क्वेश्चन है सर, एक मिनट पहले इसको खत्म हो जाने जी। दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि हम तो लंबा ले रहे हैं, तो लीजिए ना जो आपको। नहीं आप सर बोलिए। हाँ, सुनिए, तो एजुकेशन से ही। हाँ, एजुकेशन ही भी बोल रहा हूँ। तो एक अच्छा पुख्ता मैनेजमेंट होना चाहिए, ये बहुत सीरियस है। प्राइमरी सेकेंडरी, जब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में बच्चा अच्छा हो जाएगा तो हायर इज नॉट ए प्रॉब्लम, वो दुनिया में कहीं भी जाके पढ़ेगा। लेकिन प्राइमरीली अगर वो अच्छा नहीं है, देखिए हम लोग 5वीं क्लास तक न हिंदी पढ़ा क ख ग घ और न ABCD, लेकिन हम अलीगढ़ जब गए पढ़ने, हम तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे, तो हमने आराम से प्री यूनिवर्सिटी किया, इंजीनियरिंग किया, मास्टर किया।
कहाँ उर्दू प्रॉब्लम हुई, अंग्रेजी आपका डेवलप हो गया पढ़ाई के साथ साथ। तो बेसिकली जरूरत इस बात की है कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस किया जाए, और जब ये ठीक होगा तो आगे भी ठीक हो जाएगा। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत जरूरत है बिहार की, ठीक है ना। तो आप उसके जरिए प्लान रोकेंगे, और एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत है जिसमें पंचायत की चीजें, अब बताओ कि कोई मसाला है तो वो हरियाणा से क्यों आए, गांव में क्यों नहीं बन जाए। तेल है तो ब्लॉक स्तर पे क्यों नहीं कोई फैक्ट्री लग जाए छोटी मोटी। सरसों का तेल कौन, उसमें टेक्नोलॉजी है क्या बहुत बड़ी, बताओ क्या टेक्नोलॉजी। तो हम लोग डबल पहलवान खोजते हैं ना भाई साहब। तो उसकी क्या जरूरत है, यहीं पे बन जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, बिकेगा। तो हमें फोकस करना होगा कि छोटे छोटे यूनिट जो खान पान से जुड़ा हुआ है या यही खुले, और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम लागू होना चाहिए। तो यह है, अब आप पूछिए आप क्या। हाँ, एजुकेशन से क्योंकि आपने बात की, तो अभी जो आम लोग होते हैं ना सर, अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं, मतलब आपको कभी कभी हंसी भी आएगी। लोग कहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्टेड हो गए। तो आपको क्या लग रहा है, क्या पेरेंटिंग टिप्स होना चाहिए? क्या? बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं और ये एक डिजीज भी कंसिडर होने लगा है। तो क्योंकि अभी तो इंटरनेट का जमाना है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें सबसे ज्यादा इसमें मैं कहूंगा कि मदर्स को देखना चाहिए। आजकल मदर क्या करती हैं, छोटा बच्चा है 6 महीने का, 8 महीने का, वो उंगली मारता है ऐसे करके, 8 महीने का है, 9 महीने का। अब माँ के लिए बड़ा अच्छा है कि उसको लगा दिया, दूध पी रहा है बच्चा, खाना खा रहा है बच्चा। तो वो माँ अटेंशन नहीं देना चाहती है, ये मोबाइल अटेंशन दे रहा है उसको। माँ को वक्त देना पड़ेगा, बहुत कम उम्र में। अब अब बच्चे हो गए हैं घर के अंदर, जब तक उसको कोई चीज कार्टून नहीं दिखाओगे वो खाना ही नहीं खाएगा। भाई ये मोबाइल बुरी चीज नहीं है, एजुकेशन की फील्ड में, इंफॉर्मेशन में बहुत काम आता है और आएगा। लेकिन इसका मिसयूज हो रहा, मालूम है, कई तरह की जो मामूली कैम मोबाइल है उसमें रेज इतने निकलते हैं। आप देखिएगा आगे आपके घरों में भी होगा, हम लोगों के घर में भी है, उस रेस की वजह से आंखें खराब हो रही, बहुत कम उम्र में चश्मा लग रहा। दिमागी भाई रेज निकलेगा जो अननेचुरल है, तो उससे ब्रेन को भी इफेक्ट हो रहा। तो ये माँ को हमारे चाहिए। फादर तो कम रहता है छोटे बच्चों के साथ, उसका एडिक्ट ना बना। हाँ, उसको बहुत जरूरी समझे अगर आप, तो राशनिंग करके कभी 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम दिखा दीजिए। और घर में टीवी है तो टीवी पे दिखाइए, मोबाइल पे तो बिल्कुल मत दिखाइए। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल पूरी दुनिया के सामने है, आपके सामने। मैं भी कहीं गया हुआ था, बाहर ही था, तो हस्बैंड थे, वाइफ थे, 2 बच्चा था। एक होगा 3 साल, 4 साल का, एक 5 साल का। दोनों के लिए अलग अलग मोबाइल लगाया टेबल पर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और कार्टून लगाया दोनों को अलग अलग। देख भी रहा है, खा भी रहा। आप नहीं दीजिएगा वो खाएगा ही नहीं, वो ड्रामा करेगा। तो उससे हटाना पड़ेगा कि भाई खाने के वक्त ये मोबाइल नहीं चलेगा, आप खाना खा लो तो वो दिखवाएंगे। और राशनिंग होनी चाहिए कि भाई इतने देर ही तुम देखो, आपके आंख के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके। अब क्या है, बच्चा माँ क्या देखती है, स्कूल से आया ये बदमाशी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, भाई इसको पकड़ा दे।
वो मस्त है। और अम्मी साहिबा भी दूसरे मोबाइल पे लग गई। इससे अच्छा कौन मिलेगा बताओ ना। उसको तो न नौकर की जरूरत है, न नौकरानी की जरूरत है, न उनकी जरूरत है। काम हो रहा है, वो ये काम कर रहा है। तो मदर को मैं तो ये कहूंगा कि मदर को केयर आप करो। अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड? आप पूरा, आपने कहाँ से शुरू किया, थोड़ा एक कॉन्साइजली ब्रीफ अपने बारे देखिए, में बता दीजिए। हमारे फैमिली में बहुत, मेरे फादर खड़े हुए 1962 में, एंड ही लॉस्ट द इलेक्शन बाय 350 वोट्स इन 1962। वकील थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मैं अलीगढ़ गया 91 में, सॉरी 71। मैं वहां से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया और मैं 7 साल वहां इलेक्टेड पोस्ट पे रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज एसोसिएशन का मेंबर बना, कैबिनेट मेंबर बना, फिर जनरल सेक्रेटरी हुआ, जेल गया। बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं बताना। हम रस्टिकेट कर दिए गए, जिला बैंड हुआ यूनिवर्सिटी में। फिर हम 7 साल सऊदी अरब रहे, एज ए इंजीनियर काम किया मैंने। इंजीनियरिंग आपने किस फैकल्टी, क्या सिविल था? सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग किया। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हाइड्रोजियोलॉजी में किया। सऊदी अरब में 7 साल एज इंजीनियर काम किया। आई केम बैक इन 89, 91 में मुझे तो जियोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है शायद। नहीं, ये हाइड्रोजियोलॉजी एक हाइड्रो मतलब जिसमें नीचे ग्राउंड वाटर पर स्टडी, उसमें मैंने पीजी किया था। पीजी डिप्लोमा इन हाइड्रोजियोलॉजी, वो बीटेक के बाद ही होता है, इसके अंदर स्कॉलरशिप होती है। फिर मैं एमटेक में भी गया, एमटेक में रस्टिकेट कर दिया गया और जेल उल गए। वो लंबी कहानी है, फिर कभी सही। फिर हम आ गए, तो 7 साल नौकरी के बाद सभी हमारे बहुत अच्छे कोलीग थे, चाहे शरद यादव जी हों, राम विलास जी हों, सबसे अलीगढ़ के वक्ती से दोस्ती थी। और तो मैं जॉर्ज फर्नांडिस रहे हूँ उस जमाने में, आए तो लालू जी, नीतीश जी और रंजन यादव, ये सब हमारे सीनियर कोलीग। 90s का दौर, 91 91 में पहली मरतबा जीते, लगातार 3 दफा, 91, 96, 98, फिर 2004। तो हम 8 चुनाव लड़े, 4 जीते, 4 हार गए। तो वो उसमें 8 में 7 हम दरभंगा से लड़े। पार्टी पार्टी कौन होगी? लालू यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी। जनता दल से 2 मरतबा जीते। जब आरजेडी बन गया तो आरजेडी से 2 दफा जीते। और टोटल इलेक्शन लोकसभा का 8 दफा लालू जी के पार्टी से लड़े। मेरा लड़का भी एमएलए होता है, हुआ क्योटी से, क्योटी दरभंगा का असेंबली हल्का है जी। तो 3rd जनरेशन में औलाद है, यही है मतलब पास्ट। एज ऑलमोस्ट सर आपका? एज क्या होगा, बहुत कम है। आप ही से थोड़ा बहुत कम है, आगे पीछे है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो होते हैं कुछ। पहले कहते हैं ना कि औरतों से उम्र न पूछो, नेताओं से उम्र नहीं पूछो। हर चीज के लिए तो जाए थोड़ा आ जाए तो कहते हैं ना कि जी, क्योंकि सर आप, मुझे लगता है कि मेरी एज है उतना आपको एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल। आपने जो बताया जी सही समझ लो जी सर, कि
शकील साहब है ना जो MP होते, मधुबनी मधुबनी वाले, वो भी हमसे छोटे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा। जी जी, वो तो बड़े प्रोमिनेंट फिगर है। हाँ, तो वो भी हमसे छोटे हैं। अब किसका नाम बताया करते हैं तो अब अपना मैं तो आपका डांटना जायज है सर, आप इतने सीनियर आदमी हैं, डांट किसको सकते डांटेंगे हैं हम? हमें क्यों डांटेंगे सीखने के लिए। मैं कहा भाई आप छोटे भाई हो। ऐसे मैं अपने पोता को बोलता हूँ भाई, और फराज को भी बोलता हूँ, मेरा नंबर इसमें देखिएगा तो फराज भाई। मेरे पोता ने कहा कि आप तो मेरे दादा है तो मुझे भाई क्यों बोलते हैं? तो हमने कहा भाई हम बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, और बूढ़ा क्यों हो? और मैं बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन था, तो उसकी वजह से एनर्जी बची हुई है और मैं अच्छे लेवल पे खेलता था। तो अभी तो पॉलिटिकल चल रहा है, गेम शिफ्ट हो गया है, पहले ग्राउंड पे खेलते थे, अब पॉलिटिक्स में खेल रहे हैं। तो भाई कब तक खेलोगे? गवास्कर खेल रहा है, वो भी तो दूसरा काम कर रहा है यार। जी जी जी। और तेंदुलकर भी दूसरा काम करने लगा, तो बदलता रहता। और यही है कि एज पे न जाओ, एज तो ठीक ठाक हो गई होगी। उम्र के मामले में यह है कि यूएनओ की फाइंडिंग है कि अगर आप 60 साल के हैं तो आप 13% लकी लोगों में हैं, अगर 60 साल क्रॉस कर गए। अगर आप 65 के हो गए तो आप 7% लकी लोगों में हैं। और अगर आप 70 क्रॉस कर गए तो आप 3% लकी लोगों में हैं। अगर 70 क्रॉस, तो हम 3% लकी लोगों में हैं। अब एज खोजना जाकर। सर, क्योंकि आपने लंबा एक्सपीरियंस बताया, काफी सीनियर आदमी, आपको ये नहीं लगता कि सर मुस्लिम पॉलिटिक्स बिल्कुल हाशिए पे है, और पार्टी जो भी हो सबने दरकिनार करने की कोशिश की है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है, और ये परसेप्शन गलत है, ये सोच गलत है। हाउ मच यू आर कमिटेड, आप कितना कमिटेड है? आप बोलो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 22% मुसलमान वोट है, आपकी तरह 42 नहीं है, या 70% नहीं है किशनगंज जैसा, या कटिहार जैसा 42% नहीं। हम 4 मरतबा लोकसभा दरभंगा से जीते, और 1 मरतबा हमको 57% वोट आया, 2 मरतबा 53% वोट आया, 1 मरतबा 46 आया जीतने वाला। और जब हम हारे उसका मार्जिन समझोगे कितना था? 1 मरतबा 46,000, 1 मरतबा 43,000, और 1 मरतबा जो लास्ट हारे थे दरभंगा से 34,000, 33,000 कुछ से। तो किसने हमें वोट दिया बताओ, जोड़ो बैठ करके। 22% पर हमें 57% वोट आ रहा है। और आज भी मधुबनी से लड़े तो जो हमको 4 लाख कुछ हजार वोट आया, उसमें आधा वोट दूसरे लोगों का है। तो आप काम नहीं करोगे, सिर्फ अपने नाम में फातमी लगा लिया, अमर लगा लिया, एक्टिविस्ट नहीं बनोगे। हमको जगह नहीं मिलती साहब, हमें जगह नहीं मिलती। कभी अपने गिरेबान में झांको तो पता चलेगा कि हम कुछ नहीं करना चाहते। हमको सिर्फ आज नजर आता है कि हमको, भाई उसका आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब वो जमाना धीरे धीरे खत्म होगा, याद रखना मेरी बात को। दुनिया चेंज हो रही है, समझ गए बाबू। आपने यूक्रेन का सुना है? यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है जो भी लड़ रहा है रशिया से? है ना? और जेलेंस्की वो तो एक्टर था बाद में। भाई सुनिए जी तो सही, जी वो यहूदी है। उसकी आबादी पूरे यूक्रेन में 10,000 होगी,
अब वो पॉपुलर मोस्ट प्रेसिडेंट है अभी यूक्रेन का। डकार सुना है, कैपिटल है एक स्टेट का वेस्टर्न अफ्रीका में। मैं गया था वहां। वहां 99% मुसलमान है, 1% क्रिश्चियन है। और वो जब से वो वहां डेमोक्रेसी आई, परमानेंट वही प्रेसिडेंट बनता था। जो हम गए थे उससे मुलाकात हुई। अब आ जाओ, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं। इंग्लैंड, यूके कभी रिलीजन एक्सपोर्ट करता था, क्रिश्चियनिटी को वर्ल्ड वाइड फैलाने का वो बहुत बड़ा मेंबर था। यरूशलेम हो कि पूरी टर्की एम्पायर को ख़त्म करने में, मतलब ऑटोमन एम्पायर को, सब जगह उसका तो हाथ था। तो आप ये समझो कि उस कंट्री में कौन हुआ प्राइम मिनिस्टर? 1.5% हिंदुओं की आबादी है जी। यूके की, 1.5%। और प्रधानमंत्री हुआ। चले जाओ स्कॉटलैंड, उसी का हिस्सा है, मतलब अलग उसका उसका जो फर्स्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के इक्वल होता है, वो मुसलमान हुआ। और वो पाकिस्तान, वो उर्दू में वहां ओथ लिया। आज अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन हुई? इंडियन मूल की लड़की। और फिर प्रेसिडेंशियल रेस में इंशाल्लाह हो सकता कहीं जीत ना जाए। जीतना चाहिए, हम तो दुआ कर रहे हैं जीते वो। तो इंडियन मूल की है। तो अब मजहब का बड़ा रोल नहीं होने वाला है आने वाले दिनों में। अभी ये अपने इंडिया में एक्सट्रीम पर है। आप बताओ, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, जमाती इस्लामी कितना सीट जीतती है? अब समझने की कोशिश करो। या वो एक कौन है सलाउद्दीन, वो भी अपनी पार्टी बनाया था, एक सीट नहीं मिला। आपके बराबर में बांग्लादेश है, जमाती इस्लामी कितना सीट जीतती है? एक भी नहीं जीतती। पर वो उसका ऐसे देखोगे तो इन्फ्लुएंस बहुत नजर आएगा। तो जमाना अब बदल रहा है। अब अभी आप सऊदी अरब के हालात देख लो, किस तरह से वहां तब्दीली आ रही है। वो डिटेल तो आपको पता चलता होगा या नहीं चलता है? जी जी। अब मैं फिल्म हॉल में गया फिल्म देखने। इंडिया में तो मौका मिलता नहीं है। तो टिकट काटने वाली भी लेडी, हमारी औरतें, गेट पर टिकट वसूल करने वाली भी वही, होटल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, रिसेप्शन में बैठी हुई हैं। जो कल तक नजर नहीं आती, कार चला रही हैं, स्टेडियम में जा रही हैं। तो ये जो बदलाव है ना पूरे दुनिया के अंदर आने वाला है। और देखो, मैं कुछ चीजें कैमरे से बाहर कहूंगा। कभी भी किसी कम्युनिटी को कहीं रहता हो, उसकी लॉयल्टी, उसको प्यार, अपने जमीन। हम तो बहुत मोबाइल आदमी भाई साहब। अभी बैठे हैं ना आपके पास, अभी हम कई कंट्री घूम करके आए, अभी फिर जाएंगे। और दुनिया में बहुत बड़े भूगोल को, मैंने बहुत बड़े एरिया को देखा। आप हो ना यहाँ के, अब कोई आपको कबूल करने वाला नहीं है। आप बांग्लादेश में गए तो आज भी एक इलाका है, वहां से बाहर निकल नहीं सकता, आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता। कितना दिन हो गया? बोलो ना। 47 में गए थे ना, और फिर बाद में भी गए थे। पासपोर्ट नहीं बन सकता आपका, राशन कार्ड नहीं बन सकता, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती आपको, पता है? और अब भी आप पाकिस्तान में क्या कहलाते हो? महाजिर कहलाते हो। उस बेचारे को, उर्दू बोलने वाले को, पाकिस्तान लेने को तैयार नहीं है। तो बोलो, तो क्या है? अच्छा, आप सऊदी अरब का लेना चाहो अपनी नेशनलिटी, मिलेगी? नहीं मिलेगी।
और मैं तो इतना दुनिया घूमता हूँ, जो मजा हमको दरभंगा में आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। अच्छा लगता है एक हफ्ता के लिए, अमेरिका भी अच्छा लगता है, लंदन भी, स्विट्जरलैंड भी, लेकिन एक हफ्ते के बाद दरभंगा आज जो इवन जो गलियां, अब सब जगह तो सड़कें बन रही है हिंदुस्तान में भी, तो जो बदलाव है वो, अरे यार कितना अच्छा था, यहाँ पे चाय की दुकान होती थी, यहाँ पान की दुकान होती थी, तो कुछ नहीं है। तो बदल रहा है हिंदुस्तान भी, लेकिन हमें कहीं नहीं जाना, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें पढ़ना है, लिखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब हम निगेटिव चीजें सोचते हैं तो हमें हमें वो धकेल के ले जाती है मायूसी की तरफ, मायूसी की तरफ। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप भी पत्रकार हैं। सर मैं कंटेंट राइटर हूँ। ठीक है, नोट डायरेक्टर पत्रकार, हैं जी आप, जी जी जी। डायरेक्टर हैं। अब ऐसे बताओ कि हर आदमी बन जाएगा? आप ही के घर में कोई बनना चाहे, हर चीज के लिए एक इल्म की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, तो वो ना हासिल करो। कलाम साहब क्या थे? मुसलमान ही थे ना। जाकिर हुसैन क्या थे? फखरुद्दीन अहमद क्या थे? प्रेसिडेंट बने ना इंडिया में। तो ये मायूसी नहीं, ठीक है, अभी की जो सरकार है उसका रवैया ठीक नहीं है, लेकिन आजादी के बाद से अब तक उतार चढ़ाव चल रहा है, और अब हिंदुस्तान अच्छी तरफ बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। अच्छा सर, अभी कहाँ कहाँ के लिए आया सन 2025 में, कहाँ कहाँ मुल्क अभी का तो दौरा ये होगा? 4 जिला आज आखिरी है। जी। ये, शाहनवाज भाई हर जगह जो थे। कि हाट जाएंगे आप? शाहनवाज भाई अभी जिला वाइज हो रहा जिला में है, वो 4 हुआ है, इनसे पहले ये 4-5 जिला घूमे। है। नेक्स्ट जो हुआ वो वो होगा असेंबली वाइज। तो आज पब्लिक से ब्रीफ करेंगे, क्या करने वाले नहीं, हैं? हमारे वर्कर, कार्यकर्ता, जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मुखिया हैं, सरपंच, जिसको भी, उनसे बातचीत करेंगे। और फिर अगली दफे जब आएंगे ना तो असेंबली वाइज मीटिंग होगी। और ये एक्सरसाइज पूरे बिहार का है। अभी मैं पहले फेज में सीतामढ़ी गया था, शिवहर गया, ढाका गया, मोतिहारी गया, बेतिया गया। सेकेंड लेग में ये 4 जिला हुआ। अब अगला होगा हमारा सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, 5 उसमें आएगा। फिर हमारा मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इसको एक साथ करेंगे। फिर छपरा है, सीवान है, उसको बाद में करेंगे। इसको रैप अप करने से पहले सर हमें बताइए, हमारे साथ में आप बातचीत किया, एक्सपीरियंस को बताइए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया। अब आप दिखाइएगा, हमको भेज दीजिएगा, देखेंगे क्या क्या आपने काटा, नहीं, क्या हम रखा। काटते नहीं है सर, अनफिल्टर्ड होता है। जो आपने जब हंसा है तो हंसी ही रहेगी। इंशाल्लाह भेजिएगा, देखेंगे आपका। अच्छा, आपने उनसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।